नमस्कार, राधे राधे। मैं कृष्णा स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये अभी तक के जितने भी वीडियोज इस चैनल पर डले हुए हैं, आज तक का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि चाहे एमसीआरए का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम्स हों या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स हों, है ना? जितने भी सर्विस रूल्स हैं, ठीक है? वो मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, सिर्फ वो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा, ठीक ठीक है? क्योंकि और रूल्स हैं वो तो आप हम मेरी क्लासेस से देख ही सकते हैं ना, वो वीडियोस देख लेंगे तो आपको कवर हो जाएगा। बट ऐसे बहुत से पॉइंट होते हैं जो लोग नॉर्मली क्लास करते वक्त मिस कर देते हैं, ठीक है? तो ये उसी के बारे में है। सर्विस रूल का इंपॉर्टेंस क्यों है? अगर आप एमसीआरई का एग्जाम दे रहे हैं तो 80% क्वेश्चन इसी से हैं, है ना? एमसीक्यूज रिपीट होते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ गया है और फैक्ट्स आपको याद हो गए, तो इसमें क्वेश्चंस गलत होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। इस मैराथन में हमने क्या क्या कवर किया है? एफआरएसआर, सीसीएस लीव रूल्स, सीसीए रूल्स, कंडक्ट रूल्स, पेंशन रूल्स, एलटीसी, एचआरए, मेडिकल रूल्स, पे फिक्सेशन, सीजीएचएस, है ना, एमएससीपी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जीपीएफ, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ज्वाइनिंग टाइम, एचआरए, ओटीए, फीस एंड ऑनरेरियम, पॉस एक्ट, रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशंस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एलटीसी, सीसीए, सीसीएस कंडक्ट रूल्स, लीव रूल्स, ऑफिस प्रोसीजर, पीएफआरडीए, मेडिकल अटेंडेंस रूल्स, जीएफआर, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, आरटीआई, ट्रैवलिंग अलाउंस, पेडीए, पेंशन रूल एंड जीपीआरए, ठीक है? सो ये तो इसमें कुछ है, मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा। सब चीज़ पीपीटी में कवर नहीं हो सकती, है ना? इतनी लंबी पीपीटी बनाऊंगा तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। टाइम कम है आप लोगों के लिए, आप लोगों के एग्जाम के लिए एक्चुअली। सो पहले तो पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन का रूल याद कर लीजिएगा, 22(1)(a)(1) है। इंक्रीमेंट डेट्स क्या होती हैं? 1 जनवरी 1 जुलाई होती हैं, पेड ड्यूरिंग सस्पेंशन एज पर एसआर। तो आइए मैं शुरू करता हूं सबसे पहले डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल से। ओके, तो जो पोस्ट क्रिएशन है वो कौन कर सकता है? जैसे जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव लेवल की पोस्ट है, तो कौन पोस्ट क्रिएट कर सकता है? तो सिर्फ कैबिनेट कर पाएगी। जो मॉनेटरी लिमिट्स है रीअप्रोप्रिएशन पावर्स की ऑन नॉन एस्टेब्लिश्ड एक्सपेंडिचर, वो 15 करोड़ की है। ओके, अगर किसी तरह की ट्रेडिंग कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। कितने लिमिट तक? 25 करोड़ तक। आरसीई का फुल फॉर्म पूछ लेता है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स में, तो दैट इज रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेट। ओके, फाइनेंस मिनिस्ट्री कंपिटेंट अथॉरिटी है किसी भी पोस्ट को एबॉलिश करने के लिए। और जो इतनी भी रेजिडुअल फाइनेंशियल पावर्स होती हैं, जो बची खुची फाइनेंशियल पावर हैं जो किसी रूल में डिफाइंड नहीं है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास रहेगी। हम्म? कोई भी स्ट्रक्चर को प्योरली टेम्परेरी स्ट्रक्चर कब बोलेंगे? जब उसकी मैक्सिमम लाइफ 2 साल हो तो हम उसको प्योरली टेम्परेरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। आइए अब नेक्स्ट आपको बताते हैं डिपुटेशन एंड फॉरेन सर्विस के बारे में, ठीक है? तो पीपीटी आप वीडियोस में देखते रहिए, क्योंकि ये तो मोस्टली सबको पता ही होता है, जो इन डेप्थ प्रिपरेशन में है उनको पता है। डिपुटेशन एंड फॉरेन सर्विस, तो मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड कितना होता है फॉरेन सर्विस में? 3 साल का। मैक्सिमम टेन्योर ऑफ डिपुटेशन टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कितना हो सकता है? 5 साल का हो सकता है। फॉरेन सर्विस के लिए कितने साल की मिनिमम सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए? तो मिनिमम 9 ईयर्स की सर्विस आपकी कंप्लीट होनी चाहिए फॉरेन सर्विस के लिए। ओके, जो मैक्सिमम पीरियड है ट्रांजिट टाइम का अब्रॉड में ट्रेनिंग के लिए, वो 4 दिन का है।
जो डिप्रेशन कॉस्ट होती है 1 वीक की ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर्स की, वो 1 लाख तक की हो सकती है ना। एंड एक क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है कि हु विल अप्रूव ऑल केसेज ऑफ टूर अब्रॉड ऑफ ऑफिसर्स एंड लेवल ऑफ सिक्योरिटी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो स्क्रीनिंग कमेटी हुई, इसका आंसर होगा हमेशा। डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम 9,000 पर मंथ हो सकता है, ठीक है ना। मैक्सिमम एज कितनी होती है डेपुटेशन के लिए, तो 56 ईयर्स हो सकती है। जो कौन कंपिटेंट अथॉरिटी है कि मैंडेटरी जो कूलिंग ऑफ पीरियड है उसको रिलैक्स कर पाए, तो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द कैडर के पास ये पावर होती है कि वो मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड को रिलैक्स कर दे, ठीक है। जो डेपुटेशन अलाउंस है वो मैक्सिमम कितने साल तक मिल सकता है, तो 5 साल तक मिल सकता है। अब मैक्सिमम डेपुटेशन कितना हो सकता है, तो 7 साल तक मैक्सिमम डेपुटेशन हो सकता है आपका। अब मान लीजिए किसी तरह का रिलैक्सेशन देना है डेपुटेशन में, तो किसका प्रायर कंकरेंस नीडेड होता है, तो डीओपीटी का। अगर किसी कोई बंदा डेपुटेशन पर गया हुआ है और उसको वापस आना है, तो कितने महीने की नोटिस रिक्वायर्ड होगी, तो 3 महीने की नोटिस ऐसे केसेस में रिक्वायर्ड रहती है। और मान लीजिए किसी तरह का टेन्योर रेगुलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है डेपुटेशन के लिए, तो कितना डेपुटेशन हो सकता है, 5 साल का हो सकता है। अब लीव सैलरी का कंट्रीब्यूशन कौन बियर करेगा, तो या तो खुद एम्प्लॉय या तो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने बोरो किया है वो लीव सैलरी देगा, ठीक है। देखिए डेपुटेशन अलाउंस तो है ही, इसके साथ प्रोजेक्ट अलाउंस भी मिलता है, ठीक है। तो एलिजिबल है एक बंदा पीए और टीए दोनों के लिए, ओके। तो डेपुटेशन अलाउंस होता कितना है, अदर देन हेडक्वार्टर है तो 10% ऑफ बेसिक पे, मैक्सिमम 9,000। और विद इन हेडक्वार्टर है तो 5% ऑफ बेसिक पे, दैट इज 4500 पर मंथ, ओके। पे फिक्सेशन में ऑप्शन एक्सरसाइज करने का कितना टाइम मिलता है, तो 1 महीना मिलता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, जिसमें आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। और 2 तरह के आपको पे फिक्सेशन के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट रहे जो डिप्रेशन एंड फॉरेन सर्विसेज से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। फैक्ट बेस्ड है, वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखेंगे आप, तो आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और काफ़ी क्वेश्चंस आप इसमें से कवर कर पाएंगे। अब इसमें क्या है, कभी कभार लीव सैलरी कैलकुलेट करने का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो उसके लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपको शेयर कर दूंगा कि लीव सैलरी कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। ताकि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो ये गलत ना हो आपके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीव सैलरी कैलकुलेट करना आपको आए। देखिए जो पेंशन कंट्रीब्यूशन होता है वो वेव ऑफ किया जा सकता है अगर ट्रांसफर है गवर्नमेंट सर्वेंट का ऑन फॉरेन सर्विस, कहाँ पे, भूटान में, है ना। जो लीव सैलरी का कंट्रीब्यूशन है और पेंशन कंट्रीब्यूशन है टेम्परेरी गवर्नमेंट्स के लिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, तो अकाउंट ऑफिसर ऑफ द पेरेंट डिपार्टमेंट के ऊपर होती है। हम्म? और जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है, लीव सैलरी का कंट्रीब्यूशन है, वो पेरेंट डिपार्टमेंट को दिया जाता है बाई फॉरेन एम्प्लॉयर कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। जो मैक्सिमम अमाउंट ड्रॉ किया जा सकता है री एम्प्लॉयड पेंशनर के द्वारा, वो 2,25,000 हो सकता है, दैट इज द मैक्सिमम। अब मान लीजिए किसी बंदे ने टेक्निकल डिजाइन दिया और टेक्निकल डिजाइन देने के बाद वो फिर से बंदा उसी पोस्ट को ज्वाइन कर लेता है ना, जिसपे वो पहले था, तो वो इंटाइटल्ड होगा इंक्रीमेंट्स के लिए।
जब तक वो एब्सेंट था तब तक इंटाइटल्ड होगा, लेकिन केस क्या है, दो कंडीशंस इसमें, या तो हायर लेवल की पोस्ट हो या तो सेम लेवल की पोस्ट हो। फंडामेंटल रूल 11 क्या कहता है कि जो भी एम्प्लॉयज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, होल टाइम एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, तो आप कोई पार्ट टाइम बिजनेस नहीं कर सकते इसमें। और ऐसा कौन सा डिडक्शन है जो मैंडेटरी होता है सस्पेंशन के दौरान, तो इनकम टैक्स। लीव सैलरी के कैलकुलेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं इस वीडियो में दे दूंगा लिंक। उसमें आज मैं एक दो न्यूमेरिकल पोस्ट कर दूंगा और उसको कैलकुलेट करने का तरीका भी आपको सिखा दूंगा, ठीक है। इन केस आ गया ऐसा क्वेश्चन तो आप इजीली कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। खैर ये पीपीटी की स्लाइड भी देख ही लीजिए कि यल क्रेडिट 30 दिन पर ईयर होता है, एचपीएल क्रेडिट 20 दिन पर ईयर, मैक्सिमम यल एक्यूमुलेशन 300 डेज होता है। डाइज नॉन का इम्पैक्ट आपको पढ़ना है कि कितने डाइज नॉन पे कितना डिडक्शन होता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि अगर डाइज नॉन है तो कितना कितना क्या इफेक्ट हो सकता है उसका। ये इग्नोर कीजिएगा। सीसीएस कंडक्ट रूल में क्या है, रिपीटेड एरियाज में मोस्टली मोस्टली क्या इंटीग्रेटेड इंटीग्रिटी एंड डिवोशन टू ड्यूटी से क्वेश्चन आ जाता है। गिफ्ट्स कितने तक की लिमिट ले सकते हैं ये पूछ लेता है। प्रॉपर्टी रिटर्न रूल्स पूछ लेता है कि भाई कितने तक की मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ले सकते हैं। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का डायरेक्ट डायरेक्ट आर्टिकल्स पूछ रखे हैं, रिपीटेड एरियाज हैं, है ना। आइए अब आपको कवर कराते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ठीक है। सो कोई भी मिनिमम एज नहीं है, सबसे पहले तो ये याद रखना है आपको। हम्म? और जो ईयर की बात होती है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस में, वो एकेडमिक ईयर की बात होती है, ना तो ना कि फाइनेंशियल या कैलेंडर ईयर की, ठीक है। एज लिमिट होती है, मिनिमम एज नहीं है बट मैक्सिमम एज लिमिट है, 20 साल है, 12th क्लास। और दिव्यांग के लिए 22 साल, है ना। सीए एंड हॉस्टल सब्सिडी को इफेक्ट दिया गया है 1 जुलाई 2017 से। कभी कभार डेट पूछ लेता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वैसे है नहीं। जो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा वो 5 साल के लिए ही वैलिड होगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, कि जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रहता है 5 साल के लिए वैलिड रहता है। हॉस्टल सब्सिडी कब मिलेगा, जब कम से कम 50 किलोमीटर डिस्टेंस हो रेसिडेंस से, है ना, तभी हॉस्टल सब्सिडी आपको मिल पाएगा। हॉस्टल सब्सिडी अभी कितनी है, 8,437 रुपये 50 पैसे पर मंथ, है ना। और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है 2,812 रुपये 50 पैसे पर मंथ, ठीक है। इससे ज़्यादा न जानने की ज़रूरत है आपको, रिक्वायर्ड है, दैट विल बी मोर देन इनफ। नेक्स्ट टॉपिक है, ये कवर करते हैं जीपीएफ। जीपीएफ लागू कब हुआ है, तो 1 अप्रैल 1960 को लागू हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सो आरओआई जो रीपेमेंट ऑफ फंड के लिए है वो रूल 11 में डिफाइंड है इसमें, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। कितना तक विड्रॉ कर सकते हैं, तो 90% ऑफ द अमाउंट ऑफ क्रेडिट आप विड्रॉ कर सकते हैं। जो 90% को फंड है आपका वो विड्रॉ कर सकते हैं। कितना टाइम लिमिट दिया जाता है वेरीफाई करने के लिए कि भाई क्या करेक्ट है, एनुअल स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, तो 3 महीने का समय दिया जाता है। 60,000 तक का एडिशनल अमाउंट दिया जा सकता है इन केस ऑफ डेथ, है ना, जो अमाउंट है उसके अलावा। देखिए कुछ चीजें हैं जिसमें सब्सक्राइबर अप्लाई कर सकता है विड्रॉ करने के लिए फंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स ऑफ सर्विस एंड विद इन 2 ईयर्स बिफोर द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। मिनिमम इंस्टॉलमेंट कितनी होती है, 12। मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट कितनी हो सकती है, 60।
जो लास्ट 3 महीने की सर्विस है उसमें एडवांस नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा। अगर 2 एडवांस आपने लिया है तो 2 के दोनों एडवांस कंसोलिडेट कर दिए जाएंगे, है ना? और रेट ऑफ रिकवरी फिक्स कर दी जाएगी उनकी, ठीक है? एडवांस तब भी दिया जा सकता है जब कोई इवेंट हो चुका है, उसके काफी दिनों के बाद भी एडवांस दे सकते हैं, है ना? ये जरूरी नहीं कि इवेंट पहले हो या इवेंट बाद में ही हो, है ना? ये ऐसी कोई कंडीशन जीपीएफ में नहीं है। जीपीएफ नॉट अलाउड फॉर परचेस ऑफ कन्वीनियंस लाइक कार एंड मोटर्स बाइक। ये याद रखना है आपको कि कार और मोटर बाइक के लिए आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम एडवांस ले कितना सकते हैं? 12 महीने का पे या 3/4 ऑफ द अमाउंट, जो भी कम हो। मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा? 4% का। अगर कोई बंदा एब्सकॉन्ड हो गया है तो उसके लिए इंटरेस्ट 6 महीने तक देना पड़ेगा। कट ऑफ डेट क्या होती है? तो हर महीने की 5 तारीख कट ऑफ डेट होती है। हम्म? और जो भी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है ये रिड्यूस किया जा सकता है एक बार। मिनिमम 6% आपका कंट्रीब्यूट कर सकते हो, मैक्सिमम 100% या 5 लाख कंट्रीब्यूट कर सकते हो आप जीपीएफ में। और आखिरी के 3 महीने में जो सब्सक्रिप्शन है जीपीएफ में वो डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए हर हाल में, ठीक है? दैट इज कंपलसरी। सो पेंशन रूल में मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या है। क्वालिफाइंग सर्विसेज देख लीजिएगा, मिनिमम मैक्सिमम पेंशन देख लीजिएगा, कितना कम्यूट कर सकते हैं, कितना कम्यूट नहीं कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना? फैमिली पेंशन के प्रोविजन, बंदा मिसिंग है, गायब हो गया, डेथ हो गई तो कब पेंशन मिलेगा, कितना परसेंट पेंशन मिलेगा, कब 30% है, कब 50% हो सकता है, कब 40% हो सकता है ना? फैमिली पेंशन में ये आपको देख के रखना है। आगे तो खैर मैं कवर कराऊंगा ही क्वेश्चंस में, लेकिन ये पीपीटी बनी हुई है तो उसके हिसाब से भी मैं आपको गाइड करते हुए चल रहा हूँ। आइए अब ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम कवर कर लेते हैं। जीआईएस किसी भी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो 50 साल के बाद रिक्रूट हुआ है। कैजुअल लेबर, पार्ट टाइम लेबर, एम्प्लॉयर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट पे एप्लीकेबल नहीं है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस ज्वाइन किया है 1 नवंबर 1980 के बाद, उसके ऊपर जीआईएस लागू होगा। और हर जो 1 जनवरी है हर साल की, उसमें ही नए मेंबर इनरोल किए जाएंगे। मान लीजिए आपने अक्टूबर में आपका प्रमोशन हो गया है, तो नवंबर दिसंबर तो आप पुराने ही रेट से पे करोगे, बट जनवरी से आपका पेमेंट जो सब्सक्रिप्शन है वो बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7.9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें। सब्सक्रिप्शन फंड में जाता है 30%, इंश्योरेंस फंड में जाता है, सॉरी, इंश्योरेंस फंड में जाता है 30% एंड सेविंग फंड में जाता है 70%। ओके। 4 इंस्टॉलमेंट में रिकवरी हो सकती है ना? अगर कोई बंदा मिसिंग है तो जो भी एक्यूमुलेशन है वो 1 साल के बाद पेमेंट होगी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम केस में। अगर आप रिजाइन करते हो तो जो भी आपका अमाउंट है सेविंग फंड में सिर्फ वही प्रोवाइड किया जाएगा, इंश्योरेंस फंड वाला कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा। किसी भी तरह का कोई विड्रॉल अलाउड नहीं है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में, ये ध्यान रखिएगा, है ना? कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते। जीपीएफ में आप विड्रॉ कर सकते हैं बट ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में किसी भी तरह का विड्रॉल नहीं। और जो भी इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग फंड पे वो कंपाउंड किया जाता है क्वार्टरली। और रिस्पॉन्सिबल कौन है सब्सक्रिप्शन की रिकवरी के लिए? तो डीटीओ है, ठीक है?
एलटीसी रूल में फैमिली की डिफिनेशन और एक्सेप्शन अच्छे से याद कर लीजिएगा। ब्लॉक ईयर देख लीजिएगा, करंट ब्लॉक ईयर कौन सा चल रहा है, एडवांस कितने परसेंट दिया जा सकता है, एंड ये देख लीजिएगा कि टाइम लिमिट्स क्या है। दैट विल बी मोर देन इनफ। आइए ज्वाइनिंग टाइम कवर करते हैं। ज्वाइनिंग टाइम वैसे तो मैंने वीडियो डाल रखा है, वीडियो देख लीजिएगा, नोट्स भी डाल रखे हैं, नोट्स एक बार देख लीजिएगा तो आपका कवर हो जाएगा, है ना। फिर भी मैं बता देता हूँ कि कुछ जैसे 999 किलोमीटर तक है तो 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। 1001 है तो 12 दिन। 3000 किलोमीटर है एयर है तो 12 दिन। रोड प्लस एयर कंबाइन है तो 15 दिन का मिलेगा। 2 दिन की एडिशनल ज्वाइनिंग टाइम मिलती है नॉर्थ ईस्ट में। ज्वाइनिंग टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है मैक्सिमम 30 दिन तक बाई एचओडी। किसी भी तरह का कन्वीनियंस अलाउंस अलाउड नहीं है ज्वाइनिंग टाइम में। अगर कोई बंदा कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर ट्रांसफर किया जाता है तो ज्वाइनिंग टाइम के लिए एलिजिबल है, लेकिन उसको कितना मिलेगा, जितना एक्चुअल टाइम लगेगा स्टीमर से, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 7 डेज, है ना। और जो सरप्लस स्टाफ है उनको भी ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। अगर सेम स्टेशन में ट्रांसफर है तो 1 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज्वाइनिंग टाइम में कुछ है नहीं। एचआरए तो अभी पता ही है आपको, एचआरए का रेट 10%, 20%, 30% है ना। 30% एक्स में है, 20% वाई में है, और 10% जेड सिटी में है। चाइल्ड केयर लीव में कितने दिन तक एचआरए दिया जा सकता है, तो 180 दिन तक मैक्सिमम एचआरए चाइल्ड केयर लीव में दिया जा सकता है आपको। जो भी इंटाइटलमेंट होता है एचआरए का, वो पे से कोई लेना देना नहीं है। बहुत लोग इसको गलत मार्क करके आते हैं। पे से कोई मतलब नहीं, प्लेस ऑफ ड्यूटी से मतलब है, सिर्फ प्लेस ऑफ ड्यूटी से, है ना। म्युनिसिपल लिमिट कितनी होती है फॉर क्वालिफाइड सिटी, तो 8 किलोमीटर की म्युनिसिपल लिमिट से। एचआरए उसी दिन से स्टॉप कर दिया जाता है जिस दिन से एक्चुअल हैंडिंग ओवर कर दिया जाता है एकोमोडेशन का, है ना। रेट ऑफ एचआरए एक्चुअली डिसाइड कैसे होता है, एक्स सिटी वाई सिटी जेड सिटी कैसे डिसाइड होता है, तो भाई पॉपुलेशन के बेसिस पर होता है? ये ध्यान रखना है। 5 लाख से कम है तो जेड सिटी, 5 लाख से ज्यादा है तो वाई सिटी, इस तरह से चलता है। मान लीजिए किसी बंदे का ट्रांसफर हो गया और उसका ओल्ड स्टेशन पर वो एचआरए रिटेन करता है, मतलब क्वार्टर रिटेन करता है, तो क्या होगा उसके साथ, उसको क्या है, एचआरए मिलेगा 8 महीने के लिए एट द न्यू स्टेशन फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। जो भी उसको एचआरए मिलेगा वो 8 महीने के लिए मिलेगा न्यू स्टेशन पे। अगर टेम्परेरी ट्रांसफर है तो 90 दिन ओल्ड रेट पे मिलेगा, 90 दिन नए रेट पे मिलेगा। अगर कोई डेथ हो गई तो उसमें रिकवरी नहीं होगी। जिस दिन से आप क्वार्टर सरेंडर कर दोगे उस दिन से आपको एचआरए मिलना शुरू हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको क्वार्टर अलॉट हुआ लेकिन आप उसको जाके रह नहीं पाए, पोजेस नहीं कर पाए, तो ऐसे केसेस में आपको 12 दिन का एचआरए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और लाइसेंस फी अलग से चार्ज की जाएगी आपको। ज्वाइनिंग टाइम में जो ओल्ड हेडक्वार्टर रेट है उसके हिसाब से ही आपको एचआरए मिलेगा। मान लीजिए किसी तरह की ट्रेनिंग चल रही है आपकी, है ना, तो ऐसे ट्रेनिंग में जो एचआरए मिलेगा या तो वो जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग हो रही है उस जगह के हिसाब से मिल सकता है, या हेडक्वार्टर के हिसाब से, जो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वो आपको मिलेगा। आइए ओटीए फी एंड ऑनरेरियम भी कवर कर लेते हैं। फंडामेंटल रूल 46, डिस्पैच ड्राइवर को 10 रुपया मिलता है, स्टाफ ड्राइवर को 20 रुपये पर डे मिलते हैं? अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हैं ऑर्डिनरी मटेरियल फ्रॉम रीजनल लैंग्वेज टू हिंदी इंग्लिश एंड वाइस वर्सा तो 120 रुपये पर 1000 वर्ड।
टेक्निकल मटेरियल है तो 130 रुपीज पर 1000 वर्ड। मास्टर ट्रेनिंग है तो 12,500 रुपये पर 4 वीक्स, 5,000 रुपये 1 वीक का, ये मिलेगा आपको ऑनरेरियम। अगर 100 क्लोजिंग हो रही जीपीएफ की तो 560 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 100 सीपीएफ अकाउंट्स 59 रुपये 20 पैसे के आसपास होता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, इंक्वायरी ऑफिसर है आप, तो 5,000 रुपये मिलेंगे आपको। जो मैक्सिमम रेट हो सकता है, मैक्सिमम रेट ऑफ टीए पर केस हो सकता है आयो, जो रिटायर्ड है, तो हो सकता है 40,000 रुपये। गेस्ट लेक्चरर ऑफ हिंदी को 240 रुपये प्रति घंटे का ऑनरेरियम अवेलेबल है। जो मैक्सिमम रेट ऑफ ऑनरेरियम है इन केस ऑफ आयो, जो कि सर्विंग है इन डिपार्टमेंटल डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, वो 10,000 रुपये होते हैं। पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर अगर कोई है इन हिंदी टीचिंग स्कीम या हिंदी टाइप राइटिंग इन ट्रेनिंग, तो 15 रुपये पर मंथ मिलता है। और हिंदी स्टेनोग्राफर के केस में 30 रुपये पर मंथ पर ट्रेनिंग, ठीक है। कोई टेम्परेरी काम का इंक्रीज हो गया कि भैया आधे घंटे 1 घंटे और काम करने हैं आपको, तो उसके लिए आपको कोई ऑनरेरियम नहीं मिलने वाला, ध्यान रखिएगा इसको। ऑनरेरियम पर केस पेबल टू सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट कितना होता है, तो 10% होता है ऑफ मंथली बेसिक पे ड्रॉन, और फॉर आयो 15% होता है, ठीक है। तो एचआर एंड अलाउंसेस तो मैंने आपको पढ़ाई रखे हैं। सिटी क्लासिफिकेशन मैटर करता है पैसे में। अकोमोडेशन अलॉट कर दिए गए तो कोई एचआर नहीं है। हस्बैंड एंड वाइफ है, दोनों वर्किंग है, तो सिर्फ एक ही एलिजिबल होगा। बाकी जो मैंने आपको यहाँ पहले बताया वो देख लीजिएगा, तो इम्पोर्टेंट है ना। वो कर लेंगे आप तो आपका 90% क्वेश्चन सही जाएगा ना। इतने शॉर्ट वीडियो में तो इतना ही कवर किया जा सकता है। पढ़ तो आपने सब रखा ही होगा, मुझे भरोसा है पूरा, लेकिन ये आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इससे क्या है, अगर आप सुनते भी रहेंगे, जाते वक्त भी, ट्रैवल करते वक्त भी, अगर आपने अपने वीडियो चालू रख के सुन लिया ना, तो आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। पॉस एक्ट 2013 9 दिसंबर 2013 को लागू हुआ। ये चेयरपर्सन कौन होता है, तो चेयरपर्सन होगा एमिनेंट वुमेन इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क। ये क्वेश्चन आया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन हो सकता है, डीएम हो सकता है, एडीएम हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है, डिप्टी कलेक्टर हो सकता है। लोकल कमेटी में मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबर्स कितनी है, तो 5 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर कितना होता है, 3 साल का होता है। हाफ मेंबर वुमेन होना चाहिए। क्राइटेरिया क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, तो नंबर ऑफ वर्कर अगर लेस देन 10 है तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो। किसी तरह का समझौता हो गया तो भी इंक्वायरी होगी कि भाई समझौता किसी तरह के दबाव में तो नहीं हुआ है, और समझौते का पालन ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो भी इंक्वायरी 90 दिन के अंदर कंप्लीट करनी होती है पॉस एक्ट में। 3 महीने की छुट्टी भी दी जा सकती है पॉस एक्ट में, है ना। जो जिस औरत ने कंप्लेन की है, जिस लेडी ने कंप्लेन की है, उसको 30 महीने की छुट्टी, 3 महीने की छुट्टी भी दी जा सकती है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो उसको। किसी भी तरह का फाइनेंशियल स्टेटस नहीं देखा जाता कि भाई जो कंप्लेन कर रहा है उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है? 50,000 रुपए तक की मैक्सिमम फाइन इम्पोज की जा सकती है एम्प्लॉयर पे, ठीक है। ये कुछ पॉस एक्ट के इंपॉर्टेंट है।
30 सेक्शन है पॉस एक्ट में। ओके, मेडिकल अटेंडेंस रूल में मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि मेडिकल अटेंडेंस रूल में सीजीएचएस कहाँ लागू होता है, मेडिकल अटेंडेंस कहाँ लागू होता है, कितने इंजेक्शंस मिलते हैं, कितने नहीं मिलते हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ठीक है, इतना आपको याद रहेगा कि कितना मिल सकता है कितना नहीं, तो ठीक रहेगा। तो सबसे पहले लागू कब हुआ? तो 1944 में। हम्म इंडस्ट्रियल स्टाफ को कब से लागू हुआ? तो 2016 में लागू हुआ है। फिक्स्ड जो मेडिकल अलाउंस था वो स्टॉप कर दिया गया है 2015 से, है ना। अटेंडेंट आया को कितना मिलता है चार्ज? तो 75 रुपए मिलते हैं। आईवीएफ आप करा सकते हो 2011 से। 15 इंजेक्शन अलाउड होते हैं, ये मैंने पढ़ा रखा है आपको क्लास में। इंश्योरेंस और सीजीएचएस या मेडिकल अटेंडेंस जो भी है रिम्बर्समेंट दोनों ले सकते हो आप, डुअल क्लेम अलाउड है 2009 से। किसी भी प्राइवेट डेंटिस्ट से आप इलाज कराते हैं तो मेडिकल अटेंडेंस रूल में वो रिम्बर्स नहीं होगा आपको। जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट है, अगर आपको आर्टिफिशियल लिम्स दिए गए हैं या कुछ दिया गया है तो खुद आपको उसका पैसा भरना पड़ेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट का पैसा आपको नहीं मिलेगा। बीआईएस सर्टिफिकेशन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, वो सर्टिफिकेशन नीडेड होता है। कोई सोफिस्टिकेटेड अप्लायंस है तो उसकी अपर एज लिमिट कितनी है? 45 साल की। कॉन्ट्रासेप्टिव का कॉस्ट रिम्बर्स नहीं होता, ध्यान रखिएगा ये, है ना। कॉस्टलियर इम्प्लांट है तो 5,35,000 तक का रिम्बर्समेंट मैक्सिमम हो सकता है आपका, है। अगर जो एज प्रिस्क्राइब्ड है एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए 40 साल है, ठीक है। जो रेट है फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट कंसल्टेशन फीस जो सिविल सर्जन हैं तो उनकी कितनी है? 16 रुपए और 8 रुपए। जो भी इनकम है ये डिपेंडेंस, जो फैमिली मेंबर्स डिपेंडेंट है आपके, तो इनकम और रेजिडेंस ऑफ पेरेंट हर साल का जब कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है तब देना होता है, आपको सबमिट करना होता है डिटेल्स। शादी हो गई तो उसके बाद अपने जो ससुर सास ससुर हैं आपके, ससुराल वाले हैं, उनका नाम आप ऐड करा सकते हैं। ये तभी पूरे सर्विस के टाइम में एक ही बार आप करा सकते हैं, ये नहीं कि आपका बाद में मन हो गया तो फिर से ऐड करा दिया, ऐसा तो कुछ पॉसिबल है नहीं, है ना। तो और एक्चुअली मैंने जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको कवर करा रखा है वीडियो में, है ना। मेडिकल अटेंडेंस वाले वीडियोस में मैंने कवर करा रखा है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं है, ठीक है। दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर मेडिकल अटेंडेंस। मेडिकल अटेंडेंस का वीडियो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। हम्म, तो आपका काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा वो। ये कुछ मोस्ट रिपीटेड एग्जाम क्वेश्चंस है। इंक्रीमेंट आफ्टर प्रमोशन, नंबर ऑफ पेनल्टीज, लीव क्रेडिट रेट्स, पेंशन क्वालिफाइंग सर्विस। तो आइए इसी पे लीव रूल्स ही मैं पढ़ा देता हूँ आपको। ऐसे पर्सन्स जो कंटिजेंसीज पे किए जाते हैं उनके ऊपर लीव रूल अप्लाई नहीं होता है। लीव रूल में 2 शेड्यूल है। कोई बंदा स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट डेपुटेशन पे गया है तो उसके ऊपर लीव रूल अप्लाई नहीं होगा। स्पेशल लीव प्लस अर्न लीव 28 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। सॉरी, स्टडी लीव प्लस अर्न लीव नहीं होना चाहिए 28 महीने से ज्यादा। लीव अकाउंट कौन रखता है? तो हेड ऑफ ऑफिस रखेगा फॉर गेजेटेड ऑडिट ऑफिसर।
कोई सीजीएचएस बेनिफिशियरी है, उसको लीव चाहिए तो उसको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है डॉक्टर से, जो सीजीएचएस डिस्पेंसरी का हो। प्राइवेट ग्राउंड है तो प्रीफिक्स सफिक्स हॉलीडेज का ऑटोमेटिकली अलाउड है? मान लीजिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है पहले फर्स्ट हाफ ऑफ ईयर फॉर 180 डेज, तो नेक्स्ट जो हाफ ईयर रहेगा उसमें जो है लीव नील रहेगी आपकी। लीव नॉट ड्यू में सैलरी कैसे कितनी मिलती है, तो जो हाफ हाफ पेड लीव में मिलती है वही लीव नॉट ड्यू में भी मिलेगी आपको। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विद मेडिकल सर्टिफिकेट टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट कितना ले सकता है? 6 महीने का ले सकता है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को रिलैक्स किया जा सकता है फॉर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग बाई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अप्रेंटिस को कितना दिया जा सकता है छुट्टी? मेडिकल सर्टिफिकेट पे तो मैक्सिमम 1 महीना दिया जा सकता है, और सैलरी उतनी मिलेगी जितना एचपीएल में मिलती है ना। 300 अर्न लीव की इनकेसमेंट करा सकते हो आप। हम्म? अगर टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट इनवैलिडेट हो गया तो किसी भी तरह की एचपीएल की इनकेसमेंट नहीं है। ओके। किसी भी तरह का एनुअल अलाउंस इंक्लूड नहीं किया जाता है फॉर इनकेसमेंट ऑफ लीव सैलरी। मान लीजिए किसी को 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन चिल्ड्रन है, तो उसके पास फिर उसको पैटर्निटी लीव नहीं मिलेगी, है ना। पहले 2 बच्चों के लिए पैटर्निटी लीव है। मैक्सिमम एज कितनी है चाइल्ड केयर लीव के लिए? अगर कोई डिसेबल्ड चाइल्ड है, 60% से ज़्यादा उसकी डिसेबिलिटी है, तो किसी तरह की कोई एज लिमिट नहीं है, ध्यान रखिएगा। पूरा पे एंड अलाउंस दिया जाता है। अगर कोई वर्क रिलेटेड इंजरी है ना, तो पूरा पे दिया जाएगा जब तक आप हॉस्पिटलाइजेशन में हैं। 5 साल की मिनिमम रिक्वायर्ड सर्विस चाहिए फॉर स्टडी लीव। कल मैंने जो टेस्ट आपको दिया था टेलीग्राम ग्रुप पर, उस पर भी मैंने शेयर किया भी था। और स्टडी लीव उन्हीं को दिया जा सकता है जो रिटायर में, जिनके रिटायरमेंट में अभी कम से कम 3 साल का समय बचा हुआ है। किसी भी तरह का लीव रूल में रिलैक्सेशन चाहिए तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन वाले मिनिस्ट्री से रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई बंदा गया तो लीव रूल लागू होगा स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है। स्पेशल कैजुअल लीव का मैं आपको टेलीग्राम पर आज एक टेबल बना के दे रहा हूँ। स्पेशल कैजुअल लीव्स रट लीजिएगा उस टेबल से। इसलिए मैं स्पेशल कैजुअल लीव यहाँ पे आपको कवर नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि वो पूरा का पूरा आपको याद करना पड़ेगा। हम्म। उसको याद कर लेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। टेबल बना के मैं दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, मैं पार्ट 2 में पूरा कवर कराता हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामी की बुक से भी हैं, कुछ कुछ प्रीवियस ईयर पेपर से भी हैं। हम्म? कुछ आईआईटी दिल्ली के पेपर से हैं, कुछ ये डिपार्टमेंटल एग्जाम से, उनसे भी क्वेश्चन है। ये जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो मैं आपको कवर करा दे रहा हूँ। ठीक है।
कि वीडियो ज़्यादा लंबा होता जाएगा अगर मैं कवर कराता जाऊँगा तो, इसलिए पहले पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, फिर पार्ट 2 डाल देता हूँ आपको। अच्छा, मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। डिजिटल जो सिग्नेचर है, रूल नंबर 73 में कवर्ड है। कोई पुराना आपने जुर्म कर रखा है तो नए आपका चरित्र खराब है, ये दर्शाता नहीं है, ठीक है। सेक्शन 49 में है। सेक्शन 73 डिजिटल सिग्नेचर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ आपको। डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर शादी के समय या शादी के 280 दिन के अंदर अंदर, है ना, जब आपकी शादी टूटी उसके 280 दिन के अंदर अंदर कोई बच्चा होता है तो बच्चा आपका माना जाएगा, है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉज है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी एडमिसिबल है सेक्शन 63 के अंदर, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, 2019 में अमेंडमेंट हो गया है। किसी तरह की डैमेज है आपकी प्रॉपर्टी को तो हार्म में कवर्ड नहीं होता है। स्प्यूरियस गुड्स कौन से होते हैं? ऐसे गुड्स जो बताए तो ओरिजिनल जाते हैं लेकिन होते हैं नकली, है ना। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोर्ड को जो मीटिंग होती है वंस एवरी ईयर कंपलसरी है। जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के, तो कोई भी मिनिमम नंबर डिफाइंड नहीं है ना। स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में 2 मीटिंग्स एवरी ईयर, सेंट्रल में 1 मीटिंग एवरी ईयर। जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो पेनल्टी इंपोज कर सकती है 10 लाख तक का, और उसके बाद भी अगर वही चीज फिर से रिपीट हुई वही गलती तो 50 लाख तक का पनिशमेंट दे सकती है। 3 साल के लिए प्रोहिबिट कर सकती है एंडोर्सर्स को कि भाई आप किसी भी तरह का एंडोर्समेंट ना करें। अपील होना चाहिए 30 दिन के अंदर अंदर। जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसकी जो जुरिस्डिक्शन है 50 लाख रुपए तक का कोई कंप्लेन है वहां तक ले सकता है। 21 दिन के अंदर अंदर कंप्लेन को डिस्पोज ऑफ करना होता है। अगर कोई डिफेक्टिव गुड आपने बेचा है तो 25% आपको मिनिमम पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट और मेंबर का टर्म्स कितना होता है? 5 और 70, 5 साल या 70 साल जो भी हो, ठीक है। लिमिटेशन पीरियड कितना है? आपने कोई सामान खरीदा तो कितने समय तक आप कंप्लेन कर सकते हैं? तो 2 साल के अंदर अंदर वो कंप्लेन आप कर सकते हैं। कोई आपने गुड को सीज कर लिया, कितने दिन के अंदर अंदर लिमिट, टाइम लिमिट क्या है, कितने दिन के अंदर रिटर्न करना होता है? तो 20 दिन के अंदर अंदर रिटर्न करना पड़ता है, ठीक है ना। ये मैं कुछ वो टॉपिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ जो आपने शायद इग्नोर किए हो, बट क्वेश्चन आ सकते हैं इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा बता देते हैं आपको। इससे क्या है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको नहीं लगे हैं उससे भी एक आध क्वेश्चन आ गए तो आपका काम बन जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे एलटीसी, सीसीए रिक्रूटमेंट प्रमोशन, सीसीएस, लीव रूल्स तो मैंने एक बार कवर करा दिए, फिर भी कुछ बचा होगा अगर तो मैं ढंग से उसको एक बार और देख के कवर करा दूंगा आपको, है ना। ऑफिस प्रोसीजर, पीएफआरडीए, पीएफआरडीए तो मैं, हाँ पीएफआरडीए भी कवर करा ही देता हूँ आपको मैं। जीएफआर, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, आरटीआई, ट्रेवलिंग अलाउंस, पे फिक्सेशन, है ना, पेंशन रूल्स, ये मैं आपका कवर करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। देखिए 2 पार्ट में आपका पूरा पूरा कवर हो जाए। इन केस कुछ और रिक्वायरमेंट है आपकी तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे, ताकि आप लोगों के हिसाब से मैं अपडेट कर दूं नेक्स्ट वाला वीडियो, नेक्स्ट पार्ट, है ना।
ठीक है, आप एक बार प्रिपेयर करेंगे तो आपका मल्टीपल बेनिफिट्स है। अभी एनसीईआरटी की भी पोस्ट आने वाली है, फिल करिएगा, अच्छा कंपटीशन है, अच्छी जॉब है। सो वो भी आपको बेनिफिट देगा। अगर आप इसमें प्रिपेयर कर रहे हैं तो सीआरई के लिए तो एलिजिबल है ही। बहुत से एग्जाम आते हैं, आईआईटी दिल्ली के एग्जाम्स आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेक्शन ऑफिसर के एग्जाम आते हैं, उन सब में आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो कई एग्जाम्स टारगेट कीजिए तो आपका चांसेस बढ़ जाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को बार बार देखिए, सुनिए, जिससे आपने जो पढ़ा है वो तो रिवाइज होगा ही। भरोसा रखिएगा, ये दोनों पार्ट मिला के 15 से 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, है ना? क्योंकि इससे बाहर क्या ही पूछ लेंगे। हम्म तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।